Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. In today's lecture we are going to talk about an important topic from the cell portion, that is cell theory. Okay, हाँ चलिए cell theory के बारे में आपने पढ़ा होगा already lower class में कि cell theory जो है it was given by two scientists, namely Matthias Schleiden and Theodor Schwann. Okay, so these two great scientists actually gave us the concept of the cell theory. Okay, तो Matthias Schleiden जो था ये एक botanist था. Okay, and Theodor Schwann was a zoologist. Okay, तो पहले इन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया. मैथियस शील्डन जो था इसने काम किया प्लांट्स पे एंड थियोडर श्वैन ने काम किया दोनों एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे भी. ओके हाँ, तो मैथियस शील्डन ने जब प्लांट्स पे काम किया तो इसने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ये बने होते हैं छोटे यूनिट्स के जिनको बोलते हैं सेल्स. ओके, और श्वैन ने भी बताया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं दोनों बने होते हैं सेल्स के. और इसके अलावा इसने ये बताया कि जो ये सेल्स होती हैं सेल्स के बाहर एक बहुत पतली सी फिल्म होती है जिसको आज हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. हालांकि उस टाइम तो इसको नाम नहीं दिया गया था सेल मेम्ब्रेन, तो सिर्फ इसने इतना बताया था कि इट्स कवर्ड बाय अ थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है हाँ, हालांकि ये है कि जिस थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर के बारे में श्वैन ने हमें बताया था दैट्स सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो इसके अलावा इसने बताया था इसके बाहर भी कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स में इसके बाहर भी और एक स्ट्रक्चर होता है, मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको आज हम बोलते हैं सेल वॉल. ओके so these were the two scientists which separately worked out on the plants and animals and said that all plants and animals are made up of basic units which are cells. And Schwann told us about the cell membrane and cell wall also, although the name was not given at that time. Okay हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, ये इन्होंने कब किया, ये ऑब्जर्वेशंस इन्होंने की 1838 में. तो मैथियस शील्डन ने 1838 में की ये ऑब्जर्वेशन और थियोडर श्वैन ने भी 1838 में ही ये ऑब्जर्वेशन की. और इसके बाद क्या हुआ, अगले ही साल इन द ईयर 1839, ठीक है हाँ, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया. उसका टाइटल था माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ in plants and animals. So in the year 1839 both Matthias and Schleiden and Theodor Schwann collaborated their work and they formulated a research paper which was titled as microscopic investigation on the similarity in structure and growth in plants and animals. तो इन्होंने क्या इस पेपर में, इस टाइटल का मतलब क्या है कि उन्होंने बताया कि जब माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में तो उनमें उनके स्ट्रक्चर और ग्रोथ में कौन कौन सी सिमिलैरिटी है. सो दिस वाज द टाइटल ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन पेपर एंड इन दिस इन्वेस्टिगेशन पेपर दे एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द सेल. और इसी की वजह से बाद में क्या वजूद में आ गई, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन पेपर. ओके हाँ, तो अब ये सेल थ्योरी क्या है, इसका पहले टाइटल क्या था रिसर्च पेपर का, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसी से बाद में निकाली गई क्या, सेल थ्योरी, सेल का कॉन्सेप्ट. ओके हाँ, चलिए अब हम जानते हैं कि जो 1839 में श्लीडर और श्वैन ने सेल थ्योरी प्रपोज की तो उसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, या सैलिएंट फीचर्स क्या है उसके. तो चलिए दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी. तो चलिए पहला पॉइंट क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट्स द सेल्स which are the smallest entities that can be called living. तो पहला पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का, तो सेल थ्योरी का
पहला पॉइंट ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सारे के सारे छोटे छोटे एंटिटीज के बने होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल्स। और सेल जो है ये दुनिया में सबसे छोटी एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं लिविंग, यानी कि दुनिया में सबसे छोटी एंटिटी, सबसे छोटा यूनिट जिसके पास लाइफ है, जो लिविंग है, दैट इज cell. So this was the first point of the cell theory. Now the second point was cell is a mass of protoplasm containing nucleus bounded by cell membrane and in many cases by cell wall also. हालांकि जब सेल थ्योरी प्रपोज की गई उस टाइम तो प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, न्यूक्लियस वाज ऑलरेडी डिस्कवर्ड इन द ईयर 1831। न्यूक्लियस कब डिस्कवर किया था? 1831 में डिस्कवर हुआ था, और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, फ्रॉम द रूट ऑर्चिड सेल्स। ओके, तो इनने क्या बताया, दूसरे पॉइंट में क्या कहा जाता है सेल थ्योरी में, कि सेल जो है ये एक मास है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इनने क्या बताया, सेल एक मास है, एक मास है प्रोटोप्लाज्म का, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसको बाहर से क्या है, इसको बाहर से सेल मेम्ब्रेन है, और बहुत सारे केसेस में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि एनिमल्स में तो बाहर से सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सेल जो है ये एक मास है प्रोटोप्लाज्म का, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे केसेस में जैसे प्लांट्स में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। हालांकि उस टाइम ना तो टर्म सेल मेम्ब्रेन थी, ना तो टर्म सेल वॉल थी। अब ये आज इसको नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ओके, चलिए, थर्ड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी वाज ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो तीसरा पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का, कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जितनी भी सेल्स हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है एक ही किस्म की सेल्स होती हैं, और उनका फंक्शन भी एक ही जैसा होता है। हालांकि इसके बाद हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं, सारी सेल्स का फंक्शन एक जैसा नहीं होता, बट दिस वाज द पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल थ्योरी, दैट सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है, सब में जितनी भी सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होता है। चलिए, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या था, कि द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल is the result of activities and interactions of its constituent cells। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन करता है, जैसे कि हम अपनी एग्जांपल लेंगे, हम ग्रो करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम एक्सक्रीशन दिखाते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम डाइजेशन करते हैं, हम नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं, या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, बाकी चीजें होती हैं। तो इनने क्या बताया इस थ्योरी में, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शंस होते हैं, दरअसल ये फंक्शंस कौन करता है, इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं, जिन सेल्स का ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, असल में यही सेल्स वो होती हैं जो इसमें ये काम करती हैं। तो हम बाद में बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर रहा है, असल में ये कौन कर रहा है, ये इसकी सेल्स कर रही है। ठीक है, सो दीज वेर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। ओके, अब चलिए, इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में अपनी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज और थ्योरी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, तो चलिए, रुडोल्फ विर्चो और एक साइंटिस्ट था 1855 में, इसने एक थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज और थ्योरी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। चलिए, इस थ्योरी का जो क्रक्स था, मेन सेंट्रल आइडिया था, तो वो ये था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है ना, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब था ऑल सेल्स arise from pre-existing cells,
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलिए, रुडोल्फ विर्चो ने थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज और थ्योरी ऑफ कॉमन हिस्ट्री में क्या कहा, हालांकि एंट्रेंस से बहुत बार पूछा गया है कि रुडोल्फ विर्चो ने कब थ्योरी दी थी, 1855 में, ठीक है ना। उस थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज और थ्योरी ऑफ कॉमन हिस्ट्री। और यह भी पूछा जाता है कि इस थ्योरी का जो था स्टेटमेंट क्या था, दैट स्टेटमेंट वाज ओमनिस सेल्युलाई सेल्युला। और इसका मतलब क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल्स होती हैं वो किससे अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ठीक है ना। हाँ, या फॉर एग्जांपल जब मां के वाम में, जब मां की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और ओवा मिल जाते हैं, जायगोट बनता है। जायगोट तो एक ही सेल होती है, ठीक है ना। फिर वो जायगोट डिवाइड करती है, नई सेल्स बनती है, फिर उनसे नई सेल्स बनती है, फिर उनसे नई सेल्स बनती है। दैट मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि अगर नई कोई सेल बन रही है उसके लिए जरूरी है कि ऑलरेडी सेल होनी चाहिए प्रेजेंट, जो डिवाइड हो जाए और जिससे नई सेल्स अराइज हो जाए। सो दिस वाज द स्टेटमेंट ओमनिस सेल्युलाई सेल्युला मेड बाय द रुडोल्फ विर्चो इन 1855, एंड लेटर ऑन दिस पॉइंट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल थ्योरी एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर ऑन। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई सेल थ्योरी। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे या इसकी लिमिटेशंस क्या थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। चलिए, तो पहला ड्रॉबैक क्या था सेल थ्योरी का, पहला ड्रॉबैक है वायरसेस, ठीक है। वायरसेस, वायरियोइड्स एंड प्रोयॉन्स, ठीक है। तो जनरली हम आपने सुना होगा वायरस के बारे में, वायरियोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में थोड़ा सा, या आपने नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि वायरसेस जो हैं या वायरियोइड्स या प्रियॉन्स जो हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होते हैं, और जो ये होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाते हैं, वहां पर ये एक्ट करते हैं एज लिविंग एंटिटीज, ठीक है ना। तो बॉडी के बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये एक्ट करते हैं एज लिविंग, ठीक है ना। तो या हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, दीज आर नॉट मेड ऑफ सेल, ये इनमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती है, फिर भी ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं वहां पे एक्ट करते हैं एज लिविंग, हालांकि ये सेल्स के नहीं बने हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ द सेल थ्योरी, क्योंकि सेल थ्योरी में किसी भी जगह पे हमें वायरसेस, वायरियोइड्स, प्रियॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें बोलती हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल के बने हैं, ठीक है। हालांकि ये वायरसेस जो है आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द होस्ट लिविंग है, ठीक है ना। तो लेकिन ये सेल्स की नहीं बने होते हैं, ठीक है ना। तो वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस जो है, वायरसेस जनरली ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इट कैन बी ईदर डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। So viruses can infect plants as well as animals and their genetic material can be either DNA or RNA। हालांकि हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना था, ये अलग से टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो वायरियोइड्स इसी तरीके से ये जनरली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, ठीक है ना। और प्रियॉन्स जो हैं, दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। हाँ, चलिए, सो दिस वायरसेस, वायरियोइड्स एंड प्रियॉन्स आर द फर्स्ट लिमिटेशन टू द सेल थ्योरी। ओके, चलिए दूसरी लिमिटेशन पे आते हैं। दूसरी लिमिटेशन है प्रोटोजोअन्स, ठीक है, प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोअन्स में देयर इज नो डिविजिबिलिटी ऑफ सेल्स, नो डिविजिबिलिटी ऑफ सेल्स। प्रोटोजोआ जो होते हैं यूजुअली यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है, ये एक ही सेल के बने होते हैं। तो जो एक ही सेल का बना होता तो उसमें तो कोई डिविजिबिलिटी ऑफ सेल्स नहीं होगा। जब हम किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम मल्टीसेलुलर हैं, तो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारी सेल्स हैं तो हम कहेंगे, या हम फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन का छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी सेल्स आपको दिखाई देंगी, तो आप कहेंगे कि इस स्किन में क्या है, इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ सेल्स हैं। अब चूंकि प्रोटोजोआ जो ये यूनिसेलुलर है तो इसमें कोई डिविजिबिलिटी ऑफ सेल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल थ्योरी में किसी भी जगह पे यूनिसेलुलर का कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। हाँ, चलिए तीसरा लिमिटेशन है बैक्टीरिया एंड
साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनमें देयर इज नो न्यूक्लियस, ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियस। इनके अंदर तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता, हालांकि न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो वहां पे बोला गया था सेल के अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन यहां पर बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस इज अनदर लिमिटेशन टू द सेल थ्योरी। नाउ द अनदर लिमिटेशन इज अबाउट द, आपने सुना होगा, RBCs एंड सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। आरबीसीज आपको पता है कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, और सीव ट्यूब सेल्स प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। हाँ, ये फ्लोएम का पार्ट होता है, फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसमें ये सेल होती हैं, सीव ट्यूब सेल, ठीक है। तो आरबीसीज और सीव ट्यूब सेल्स जो होती है ये नॉर्मली जो होती है पहले ये होती है न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। जब ये सेल्स बनती हैं तो उस टाइम इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो ही ये मैच्योर हो जाती हैं, when these cells become mature they lose their न्यूक्लियस। ये क्या करती है, इनका न्यूक्लियस जो है वो लॉस हो जाता है। सो देयर इज नो रूम फॉर आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स इन द सेल थ्योरी, ठीक है। सो दिस इज द अनदर एक्सेप्शन, एंड द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, हम बहुत सारी सेल्स में देखते हैं कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल वो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे विल में है। जैसे मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स के मसल्स, मेरी आर्म्स, मेरी लेग्स के मसल, ये सारे स्केलेटल मसल हैं क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है, विल में है। और इन मसल्स में जो सेल्स होती हैं वो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है तो ये स्केलेटल मसल में होती है, और इसके बारे में सेल थ्योरी में कोई रूम नहीं, वहां पे कोई भी किसी भी जगह पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं बताया गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम राइजोपस की बात करें, या और एक एल्गी है वॉचेरिया, ठीक है, तो इनकी भी सेल्स जो होती हैं, इनकी भी सेल्स होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इनकी सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का कॉन्सेप्ट हमें सेल थ्योरी से नहीं मिलता। देयर इज नो रूम फॉर द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन द सेल थ्योरी, ओके। दिस इज द अनदर exception, okay, and the final exception is the transmission of characters from parents to ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि कैरेक्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स, हमारा स्किन का कलर, हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे बाल, हमारे बाकी कैरेक्टर्स जो भी हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमें मिलता है सेल थ्योरी में कि ये कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं। हालांकि ये सेल्स के थ्रू ही पास होते हैं, हमें पता है कि ये सेल्स के थ्रू ही पास होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन सेल थ्योरी में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैरेक्टर्स, हाउ डू characters transmit from parents to their offsprings, okay. So these were the different different drawbacks or limitations of the cell theory. So this was the cell theory and the limitations of the cell theory. Now in the next lecture we'll be talking about the modern cell theory, okay. Till then, thank you very much.